नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। जैसा वादा किया था मैंने, आज कांग्रेस के दो प्रधानमंत्रियों की बात करेंगे, उनकी कार्यशैली, उनके मंत्रिमंडल के बारे में, उनके मंत्रिमंडल के साथियों पर उनका कितना भरोसा था और मंत्रिमंडल के जो साथी थे उनका प्रधानमंत्री पर कितना भरोसा था, किस तरह से काम करते थे। जाहिर है कि ये दोनों प्रधानमंत्री अलग अलग कालखंडों में हुए। एक प्रचंड बहुमत से जीत कर आया था, दूसरा बिना अपने नाम पर चुनाव जीते नामजद किया गया था। तो आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं राजीव गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर रहा हूँ, उनके प्रधानमंत्रित्व काल की बात कर रहा हूँ। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि देश की फौज सीमा पर तैनात हो जाए, युद्ध जैसे हालात बन जाएं और देश के प्रधानमंत्री को पता ना हो? और अगर आपको विश्वास नहीं है तो विश्वास कर लीजिए। और दूसरी बात, दूसरे प्रधानमंत्री की, क्या आपने ऐसा सुना पढ़ा है अभी तक कि भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बात करने वाले हों और इतने नर्वस हों कि उनके हाथ कांप रहे हों? अगर आपने ये नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको ये किस्सा पूरा सुनाऊंगा और बताऊंगा कि आप कहाँ पढ़ सकते हैं। तो पहले बात करते हैं फौज के सीमा पर तैनात होने और युद्ध जैसे हालात बनने की। ये किस्सा है जनवरी 1986 का। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, प्रचंड बहुमत से जीत कर आए थे, 400 से ज़्यादा सीटें लेकर लोकसभा में आए थे। आज तक किसी को नहीं मिली, जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं मिली, इंदिरा गांधी को भी नहीं मिली और आपको पता है नरेंद्र मोदी को भी नहीं मिली। ऐसे प्रधानमंत्री की स्थिति क्या थी अपनी सरकार में? वो गांधी परिवार के थे, ऐसा भी नहीं कि बाहर का कोई प्रधानमंत्री था। तो बात जनवरी 1986 की है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह भारत यात्रा पर आ रहे थे। उनको रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए राजीव गांधी एयरपोर्ट जा रहे थे। जाने से पहले उन्होंने फ़ोन किया देश के विदेश राज्य मंत्री नटवर सिंह को और उनसे कहा कि आप आ जाइए और मेरे साथ चलिए। नटवर सिंह वहाँ पहुँचे प्रधानमंत्री आवास, तो प्रधानमंत्री बस निकलने ही वाले थे, उनके साथ गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में राजीव गांधी प्रधानमंत्री प्रचंड बहुमत से, बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, याद रखिए इसको, प्रचंड बहुमत से जीत कर आने वाले गांधी परिवार के वारिस, उन्होंने नटवर सिंह से, अपने ही विदेश राज्य मंत्री से एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, नटवर, आर वी अबाउट टू गो टू वॉर विद पाकिस्तान? ये किस्सा जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहाँ पढ़ सकते हैं? नटवर सिंह की किताब वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, उसमें है। उसका जिक्र, इस किताब का जिक्र मैं पहले भी एक बार कर चुका हूँ, एक स्टोरी, एक वीडियो इस पर भी बना चुका हूँ। आज दूसरा किस्सा है। अब ये आप कल्पना कीजिए कि प्रधानमंत्री अपने विदेश राज्य मंत्री से जब ये बात पूछेगा तो विदेश राज्य मंत्री की स्थिति क्या होगी। जब ये प्रश्न सुना नटवर सिंह ने तो बिल्कुल अचंभित रह गए। उनको समझ में नहीं आया क्या जवाब दे। उनकी, मुझे ये लिखा नहीं है उन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी भी कल्पना से बाहर होगा कि देश के प्रधानमंत्री को पता ही नहीं है कि हमारी फ़ौज जो है सीमा पर तैनात हो गई है, एक ऑपरेशन कर रही है, युद्धाभ्यास कर रही है और दोनों पाकिस्तान और भारत में युद्ध जैसे हालात बन गए। तो नटवर सिंह ने, जो उनका तरीका था, उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय को इस बारे में कुछ नहीं पता है। अब नटवर सिंह के और ज़्यादा चौंकने की बारी थी। राजीव गांधी ने उनको जवाब दिया कि मुझे भी कुछ पता नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, भारत जैसे देश में भारत के प्रधानमंत्री को इस बात का पता ना हो कि उनका रक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है, उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या कर रहा है, सीमा पर क्या हो रहा है, और जो कुछ हो रहा था उसमें किसी भी दिन युद्ध शुरू हो सकता था, ऐसी स्थिति थी। आपने अगर उन दिनों के अखबार पढ़े हों या बाद में भी इस संबंध में कुछ खबरें पढ़ी हों तो जानकारी होगी। एक शब्द आपने सुना होगा, ऑपरेशन ब्रास टैक्स। ये कोड नेम था, ये कूट नाम था एक ऑपरेशन का, जिसके तहत भारत की फ़ौज पाकिस्तान सीमा पर युद्धाभ्यास कर रही थी।
एक्सरसाइज के नाम पर बहुत बड़ी संख्या में फौज का वहाँ जमावड़ा था। पाकिस्तान में ये चर्चा होने लगी कि भारत बहाना बना रहा है युद्धाभ्यास का, दरअसल आक्रमण करने वाला है। जिस तरह का डिप्लॉयमेंट था, जिस तरह के हथियार पहुँच रहे थे वहाँ, उन सब को देखते हुए जिस तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट पहुँच रहे थे, उन सब से एक ही बात निकल कर आती थी कि किसी भी समय युद्ध के लिए भारत तैयार है और आक्रमण करने वाला है। और इतने बड़े ऑपरेशन को मंजूरी किसने दी? राजीव गांधी के बाल सखा अरुण सिंह, जो उनके मंत्रिमंडल में रक्षा राज्य मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं थे। उन्होंने इस ऑपरेशन की जो है मंजूरी दी और इसको अमली जामा पहना रहे थे उस समय के थल सेना अध्यक्ष कृष्णस्वामी सुंदर जी। पाकिस्तान में चर्चा थी कि भारत आक्रमण करने वाला है। भारत के अखबारों में छप रहा था कि पाकिस्तान जो है सीमा पर बड़ी संख्या में फौज डिप्लॉय कर रहा है और वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो ये सुनने के बाद, एयरपोर्ट से लौटने के बाद, राजीव गांधी ने विदेश मंत्री उस समय थे नारायण दत्त तिवारी, तो नारायण दत्त तिवारी और नटवर सिंह दोनों को बुलाया और कहा कि आप लोग सोवियत संघ और अमेरिका के राजदूत को बुलाइए और उनसे अनुरोध कीजिए कि वो अपने सैटेलाइट से ये सूचना हमें दें कि पाकिस्तान की फ़ौज का डिप्लॉयमेंट कहाँ कहाँ हो रहा है और किस पैमाने पर हो रहा है। दोनों ने काम किया, दोनों देशों के राजदूतों को बुलाया, उनसे पूछा गया। 2-3 दिन में उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन विदेश मंत्री और विदेश राज्य मंत्री को दे दी। उसके बाद राजीव गांधी ने एक बैठक बुलाई और इस रिपोर्ट में दोनों देशों के राजदूतों ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से कोई डिप्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, युद्ध की कोई तैयारी नहीं हो रही है, सीमा पर उसने अपनी फ़ौज नहीं तैनात की है, न तैनाती की तैयारी है। तो मामला और ज़्यादा गंभीर हो गया। अब बैठक बुलाई तो बैठक में कौन कौन था? बैठक में जाहिर है कि प्रधानमंत्री तो थे ही, नारायण दत्त तिवारी, नटवर सिंह, अरुण सिंह जो रक्षा राज्य मंत्री थे, लेफ्टिनेंट जनरल हजारी और माखन लाल फोतेदार। तो बैठक में चर्चा हुई और नटवर सिंह ने, जो दोनों देशों के राजदूतों ने रिपोर्ट दी थी अपने सैटेलाइट के जरिए, उसको सामने रखी जितने सदस्य वहाँ मौजूद थे। अब आप रक्षा राज्य मंत्री अरुण सिंह की टिप्पणी सुनिए। उन्होंने कहा कि उनको सोवियत संघ और अमेरिका के सैटेलाइट्स की क्षमता पर भरोसा नहीं। यानी सीधा मतलब था कि ये जो सूचना लेकर आए हैं नटवर सिंह, ये गलत है। अब ये बात वो प्रधानमंत्री के सामने कह रहे हैं। विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश राज्य मंत्री, लेफ्टिनेंट जनरल हजीरा ने क्या कहा पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको भी ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि देश का रक्षा राज्य मंत्री इस तरह की बात कर रहा है। तो राजीव गांधी ने बैठक ख़त्म की और उसके बाद नारायण दत्त तिवारी और नटवर सिंह से कहा कि आप लोग रुक जाइए। उन दोनों को बुलाया और नारायण दत्त तिवारी से सीधे पूछा कि मुझे अपने रक्षा राज्य मंत्री के बारे में क्या करना चाहिए। नारायण दत्त तिवारी, जैसा उनका स्वभाव था, जो उनका काम करने की शैली थी, कभी साफ बोलते नहीं थे, कभी कोई स्टैंड लेते नहीं थे, कभी कोई जोखिम नहीं लेते थे, डरे रहते थे। ये बोला तो इसका असर क्या होगा, मेरे ऊपर उसका कोई प्रतिकूल असर तो नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने नटवर सिंह की ओर देखा और मौन धारण कर लिया। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं विदेश मंत्री से, विदेश मंत्री कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो फिर राजीव गांधी ने मजबूर होकर नटवर सिंह की तरफ देखा, उनसे पूछा वही सवाल। नटवर सिंह ने सीधे सीधे कहा कि आपको अपने रक्षा राज्य मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। अब राजीव गांधी का आप जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, लेकिन अरुण सिंह मेरे दोस्त हैं। तब नटवर सिंह ने थोड़ा और साहस किया, एक कदम आगे बढ़ के कहा। उन्होंने कहा, सर आप दून स्कूल के ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नहीं हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री का कोई दोस्त नहीं होता। बैठक से बाहर निकलने के बाद तिवारी जी ने कहा कि भाई आप नटवर सिंह, आपने तो बड़ी बेबाकी से बात कह दी। तो नटवर सिंह ने कहा कि ये हमारा दायित्व है मंत्री होने के नाते, मंत्रिमंडलीय सहयोगी होने के नाते, कि जो भी हमारे पास जानकारी है और जो हमारी राय है वो हम ईमानदारी से प्रधानमंत्री को बताएं। और ये अब प्रधानमंत्री पर निर्भर है कि वो हमारी बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं।
फैसला उनका होगा। तो राजीव गांधी समझ गए कि करना क्या है। उन्होंने 2-3 दिन बाद अरुण सिंह का ट्रांसफ़र कर दिया वित्त मंत्रालय में। अरुण सिंह ने इसका विरोध किया, लेकिन जब उनका ट्रांसफ़र हो गया, रक्षा मंत्रालय के बारे में और जानकारी ली तो प्रधानमंत्री को उनके और कई कारनामों की जानकारी मिली। नटवर सिंह ने उसके बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया कि आखिर वो क्या कारनामे थे, क्या उन्होंने किया था, क्या जानकारी प्रधानमंत्री को मिली थी। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ, मतलब आप उसकी गंभीरता का अंदाज़ा लगाइए कितना गंभीर था। दोस्त होते हुए भी राजीव गांधी ने अरुण सिंह को बर्खास्त कर दिया मंत्रिमंडल से और उनसे कहा कि आप राज्यसभा से भी इस्तीफ़ा दीजिए। उसके बाद अरुण सिंह जो है राजनीति से बाहर ही हो गए। बड़ी कंट्रोवर्सी उस समय थी, बड़ी चर्चाएं थीं, बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती थी कि आखिर क्या वजह थी, क्या क्या कारण था, निजी संबंध कुछ कारण थे या और कोई कारण था, प्रोफेशनल रीज़न था। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया। ये करने के बाद फिर जो है जिम्मा विदेश मंत्रालय को दिया गया कि ये जो रायता फैलाया है अरुण सिंह ने ऑपरेशन ब्रास टैक्स का, उसको समेटिए। तो पाकिस्तान से बात हुई। उस समय जो राष्ट्रपति थे उनके ज़ियाउल हक, वो एक मैच देखने के लिए आए भारत, तब उनसे बात हुई। कुल मिलाकर उस मामले को डिफ्यूज़ किया गया, फ़ौज को वापस बुलाया गया। तो आप समझिए कि अगर 1986-87 में भारत पाकिस्तान युद्ध नहीं हुआ तो ये सिर्फ ईश्वर की कृपा से हुआ, वरना तो थल सेनाध्यक्ष और रक्षा राज्य मंत्री ने पूरी तैयारी कर ली थी, प्रधानमंत्री को बताए बिना, कैबिनेट को कोई जानकारी नहीं। इस तरह की सरकार चलती हुई आपने ना इससे पहले कभी देखी होगी ना सुनी होगी। अब दूसरे किस्से पर आते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनके बारे में बहुत कुछ आप लोग जानते हैं, चूँकि बहुत पुरानी बात नहीं है। ये किस्सा है मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल का। वो पहली बार न्यूयॉर्क जा रहे थे, यूएन जनरल असेंबली में उनको भाषण देना था। तो जैसी उस समय परिपाटी थी, उनके साथ पत्रकारों का एक बड़ा दल, संपादकों का दल जा रहा था। हवाई जहाज़ में उन्होंने वीर सांघवी, ये किस्सा मैं आपको जो बता रहा हूँ, वीर सांघवी ने अपनी पुस्तक अ रूड लाइफ मेमोयर्स के नाम से लिखी है, उसमें उसका जिक्र किया है कि वीर सांघवी को बुलवाया और 2-3 और संपादकों को बुलवाया। अब आप देखिए किस तरह से पत्रकारों और प्रधानमंत्री के बीच का संबंध था। हाँ, प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा, अब देखिए विदेश नीति पर इन लोगों से सलाह ली जा रही है। उनसे पूछा कि आखिर आप लोग बताइए कश्मीर की समस्या क्यों नहीं हल हो रही है? हमने मिज़ोरम की समस्या हल कर ली, नागालैंड की कर ली, कश्मीर में ऐसी क्या बात है कि समस्या नहीं हल हो रही? तो अब जो लिखा है वीर सांघवी ने, आप सुनिए। उनको लगा कि ये रेटोरिकल सवाल है, तो उन्होंने उसके जवाब देने की ज़रूरत नहीं समझी। अब विदेश नीति के देखिए कितने बड़े प्रकांड विद्वान थे वीर सांघवी, तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। उनके बाकी 2 साथियों ने जो है वो जवाब दिया और कहा कि मिज़ोरम और नागालैंड के लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, कश्मीर के लोगों के पास ऑप्शन है पाकिस्तान के साथ जाने का, स्वतंत्र होने का, तो इसलिए कश्मीर की समस्या इतनी आसानी से हल नहीं हो रही है, उनके सामने हम ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख सकते। प्राइम मिनिस्टर इससे कन्विंस नहीं हुए, ये वीर सांघवी लिखते हैं। और जाहिर है मैं विदेश नीति का कोई जानकार नहीं हूँ, लेकिन ये पढ़ते हुए मुझसे हंसी रोकी नहीं गई कि उस स्तर पर किस तरह के लोगों से प्रधानमंत्री सलाह लेते थे और कैसे सलाह देने वाले थे। तो वीर सांघवी को भी लगता था कि कश्मीर जो है वो पार्टीशन का अनफिनिश्ड एजेंडा है, ऐसा कश्मीरी मानते हैं, इसलिए समस्या हल नहीं हो रही है। तो उन्होंने अपनी ओर से कुछ बताने की कोशिश किया, फिर प्राइम मिनिस्टर कन्विंस नहीं हुए। लेकिन इन लोगों से फिर आगे जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने इंडिकेशन ये दिया कि सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग है, यूएनजीए की तो हो रही है, वो सब ठीक है, भाषण देंगे, वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज़ मुशर्रफ से उनकी मुलाकात होनी है। और वीर सांघवी लिखते हैं कि उन्होंने ऐसा हम लोगों को संकेत दिया कि मुशर्रफ से मिलकर वो कश्मीर की समस्या हल करना चाहते हैं। अब उसके बाद उन्होंने लिखा है कि मुशर्रफ से मनमोहन सिंह की ये पहली मीटिंग थी। उनको लग रहा था कि उनसे मिलकर पाकिस्तान की मदद से वो कश्मीर की समस्या को हल कर सकते हैं।
बैठक हुई दोनों की मुलाकात हुई, बहुत अच्छे माहौल में हुई और उससे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बहुत खुश हुए। उन्होंने बाद में मीडिया से कहा, जनरल मुशर्रफ इज़ ए मैन वी कैन डू बिजनेस विद। मतलब जनरल मुशर्रफ ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे नेता हैं जिनके साथ हम बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं, कश्मीर की समस्या हल कर सकते हैं। वो इस बैठक से मनमोहन सिंह बड़े खुश थे। लौटते समय न्यूयॉर्क से वीर सांघवी फिर से गए, इस बार अकेले उनके केबिन में गए प्राइम मिनिस्टर के, उनसे बात करने। मनमोहन सिंह ने जो उनको बताया, उन्होंने कहा कि वो मुशर्रफ से मिलने से पहले बहुत नर्वस थे और जब मिलने गए तो उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मुशर्रफ ने जिस तरह से बातचीत की उससे वो बड़े आश्वस्त हुए। अब वीर सांघवी के ही मुताबिक मुशर्रफ दरअसल ज़्यादा चतुर थे। अब आप देखिए, मनमोहन सिंह से उनकी दोस्ती है, पारिवारिक संबंध हैं, लेकिन उनके बारे में उनकी राय ये है कि मनमोहन सिंह को विदेश नीति समझ में नहीं आती थी। तो मुशर्रफ ने पहले मनमोहन सिंह को चने के झाड़ पे चढ़ाया। ये शब्द वीर सांघवी ने नहीं इस्तेमाल किया है, उन्होंने लिखा है कि उनको धीरे धीरे इनकरेज करते रहे और फिर गिराया ऐसा धड़ाम से ज़मीन पर। क्या हुआ, अगली बैठक में जब मनमोहन सिंह को लगने लगा कि उनके मुशर्रफ से बहुत अच्छे संबंध हो गए हैं, दोनों एक पेज पर हैं और मसले का हल निकल जाएगा, तब मुशर्रफ ने पलटी मारी। उन्होंने यूएन जनरल असेंबली में बहुत ही एग्रेसिव जो है भाषण दिया कश्मीर के बारे में। उसके बाद मनमोहन सिंह की हालत ख़राब हो गई। दोनों नेताओं की बैठक तय हुई, डिनर पर मीटिंग तय हुई और वो मीटिंग ऐसा माना जाता है कि फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से एक डिज़ास्टर थी। उसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से आप लगाइए कि उस बैठक के बाद, उस डिनर मीटिंग के बाद भारत की ओर से कोई बयान नहीं जारी किया गया। पाकिस्तान की साइड से बयान जारी हुआ, वही छपा अगले दिन अखबारों में और उसमें जाहिर है कि ये बताया गया कि मुशर्रफ किस तरह से हावी रहे और मनमोहन सिंह किस तरह से डिफेंसिव पे थे। भारतीय मीडिया को कुछ पता नहीं था, प्रधानमंत्री की ओर से बताया नहीं गया। विदेश मंत्री की खोज हो रही थी तो पता चला कि विदेश मंत्री कुछ घंटे बाद मिले तो मालूम अगले दिन सुबह की बात हो रही है, तो पता चला कि वो किसी किताब की दुकान में थे, अपने लिए कुछ किताबें खोज रहे थे। तो वीर सांघवी लिखते हैं कि उन्होंने नटवर सिंह से पूछा कि हुआ क्या, तो उन्होंने उनको पूरा विस्तार में बताया, जिसको वीर सांघवी कहते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में उसके संपादक थे, उन्होंने वहाँ लिखा, वो रिपोर्ट छपी, लेकिन किताब में उन्होंने जिक्र नहीं किया कि उनको क्या बताया, क्या लिखा उन्होंने। इस तरह से पहली बार मुशर्रफ से चोट खाकर मनमोहन सिंह भारत लौटे। तो ये किस्सा यहाँ ख़त्म होता है। एक किस्सा और आपको सुनाता हूँ इस किताब से, जो वीर सांघवी की है। अब आप देखिए, मैं बात कर रहा था ना, भारत के प्रधानमंत्री कांग्रेस राज में किस तरह से मीडिया, मतलब ख़ासतौर से संपादकों और प्रधानमंत्री का रिश्ता था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक तरह से अर्थशास्त्र की पाठशाला चलाते थे शायद। जिस किस्से का जिक्र किया है वीर सांघवी ने, उससे तो यही लगता है। मैंने बताया कश्मीर पर जब पूछा ये 3-4 संपादकों से, तो उनका क्या रिस्पांस था, क्या जवाब था, किस तरह का, उससे पता चलता है कि उन लोगों की विदेश नीति की समझ क्या थी। अब बात आई अर्थशास्त्र की। इस बार अमेरिका में सब प्राइम घोटाले की आहट आ रही थी कि वो क्राइसिस आ सकती है। उसके बारे में बातचीत के लिए प्रधानमंत्री ने बुलाया, रेगुलर इंटरवल पर बुलाते रहते थे। तो वीर सांघवी लिखते हैं, मैंने ईमानदारी से स्वीकार कर लिया कि इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं, इस मुद्दे की मुझे कोई समझ नहीं है। अब आप देखिए, संपादक प्रधानमंत्री को सलाह देने गए थे, ऐसे विषय पर बात हो रही है जिसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं, उनकी कोई समझ नहीं है। तो उनकी प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री की उन्होंने लिखा है वीर सांघवी ने कि भाई कोई बड़ा से बड़ा अर्थशास्त्री इस तरह का काम नहीं कर सकता, और अगर वो प्रधानमंत्री हो तब तो कतई नहीं कर सकता। लेकिन मनमोहन सिंह ने किया, देर तक बड़े विस्तार से समझाया कि सब प्राइम क्राइसिस क्या है। मनमोहन सिंह कश्मीर की समस्या को हल करके इसे अपनी लिगेसी बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी कश्मीर की समस्या को हल की समझ कैसी थी, इसका अंदाज़ा अगर वीर सांघवी ने जो लिखा है वो सही है तो आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य होगा।
उनको उनकी जो मुशर्रफ से बातचीत चल रही थी, जो डील होने वाली थी, हालांकि वो हुई नहीं क्योंकि मुशर्रफ जो है उनका तख्ता पलट हो गया, बाहर हो गए, हटा दिए गए। लेकिन अगर नहीं हटाए गए होते, रहे होते, तब भी ये डील कभी स्वीकार नहीं हो पाती, कम से कम भारत में नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं होती। मनमोहन सिंह का मानना था कि 21वीं सदी में हार्ड बॉर्डर्स का कॉन्सेप्ट चला गया है और हम जिस समय में रह रहे हैं वहाँ सॉफ्ट बॉर्डर्स का जो है वो कॉन्सेप्ट है, जिसको सब ने स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान ने भी स्वीकार कर लिया है कि ठीक है, सीमा रेखा तो है, लेकिन लोग आते जाते रहें फ्रीक्वेंटली। पाकिस्तान से लोग कश्मीर में आ जाएं, कश्मीर के लोग पाकिस्तान चले जाएं, आते जाते रहें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये उनकी सोच थी। और दूसरा, वो कन्विंस थे इस बात से कि एग्रेसिव नेशनलिज्म का युग दुनिया से समाप्त हो रहा है और लोगों को केवल अपने आर्थिक मुद्दों से मतलब है, बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। और कमाल की बात यह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को लगता था कि इस मामले में पाकिस्तान के लोग ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, जैसी उनकी समझ थी या उनको जैसी उम्मीद थी उससे ज़्यादा। इसलिए उनको लगता था कि ये डील जो है मुशर्रफ के साथ उनकी हो जाएगी। वो डील नहीं हुई, वैसे भी नहीं होती। लेकिन देश किस तरह से चल रहा था, किस तरह से समस्याओं के बारे में क्या सोच थी, आप जरा आज की स्थिति से उस समय की स्थिति की तुलना कीजिए। आलोचना करना आसान है, मोदी के काम पर सवाल उठाना आसान है, लेकिन अगर उस समय की अंदर की ये जो थोड़ी बहुत बातें बाहर आ रही हैं, इनसे आप अंदाज़ा लगाइए कि सरकारें, प्रधानमंत्री उस समय देश को कहाँ, किस दिशा में ले जाना चाहते थे, किस तरह की राजनीति, किस तरह की शासन व्यवस्था चल रही थी, कैसे लोग मंत्रिमंडल में उनके साथी थे। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंद किया ना, ये ले जाना पत्रकारों का डेलीगेशन अपने साथ विदेश यात्राओं पर, आप समझिए ये देखा होगा उन्होंने, उनको समझ में आया कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान ही होता है। जो लोग बड़े संपादक, एक्सपर्ट बनकर, विषय के बड़े जानकार होकर जाते हैं, उनका यही हाल होता है। और संपादक लोगों में एक प्रवृत्ति होती है, ख़ासतौर से अंग्रेज़ी वाले जो हैं, उनको वो सलाह देने के लिए बड़े आतुर रहते हैं। मैंने ये किस्सा आपको शायद पहले भी सुनाया होगा और मुझे लगता है कि एक बार फिर से सुनाना चाहिए, और वो है शास्त्री जी के समय का। जब ताशकंद समझौते के लिए शास्त्री जी गए मॉस्को, तो वहाँ बैठक चल रही थी, वार्ता का दौर चल रहा था, बड़ा गंभीर बातचीत चल रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक समय तय किया गया था, जो भारत का मीडिया डेलीगेशन गया था उसके लिए पत्रकार गए थे, लेकिन बातचीत लंबी चल रही थी, तो काफ़ी समय हो गया, कोई सूचना नहीं आ रही थी। तो यहाँ से फिर लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया कि भाई हम लोगों को कुछ बताया जाए, हमारी डेडलाइन निकल रही है। तो वहाँ अंदर सूचना गई, शास्त्री जी बैठक से निकल कर आए। उन्होंने कहा कि बातचीत बहुत ही निर्णायक दौर में है और मैं उस बातचीत से निकल कर आया हूँ सिर्फ इसलिए कि आपकी राय जान सकूँ कि आप क्या चाहते हैं, कि क्या होना चाहिए समझौते में। देखिए, शास्त्री जी समझ गए थे, वो बहुत ही सुलझे हुए नेता थे। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो राय हो, कुलदीप नैयर पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, वो उनके प्रेस एडवाइज़र थे, उन्होंने कहा उनको आप जो है सारे अपने सुझाव नोट करवा दिए। कुलदीप नैयर ने लिखा है कहीं कि ये सेशन 1.5-2 घंटे तक चलता रहा। सारे संपादक लोग, पत्रकार लोग प्रधानमंत्री को सलाह देने वाले थे कि उस समझौते में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रजाति है ना, ये असल में सलाह देने के लिए बहुत आतुर रहती है। और ये जो सलाह बहादुर है, राय बहादुर हैं, मेरा मानना है कि जो भी पार्टी, जो भी नेता पत्रकारों की सलाह पर चलता है, चलने की कोशिश करता है, उसका नुकसान होना तय है। उसकी वजह है क्योंकि पत्रकार का अपना कोई कुछ स्टेक पर नहीं होता है, पॉलिटिशियन का होता है। इसलिए मैं तो इस बात से कन्विंस हूँ कि नेताओं को कभी राजनीतिक मामलों में पत्रकारों की सलाह नहीं लेनी चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।